अच्छा। नमस्कार। ज्ञानोत्सव की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारे बीच एक बहुत ही आ, आ, बढ़िया स्कॉलर, यंग स्कॉलर आज हमारे साथ जुड़ी हैं। इनका नाम है आख्या ईशा। आख्या ईशा जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से। और इनका जो टॉपिक है वो द हिस्ट्री ऑफ किसान इन कॉलोनियल बिहार, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज एंड कल्चर, 1900 1960। आज ये हम लोग के साथ जो बात करने जा रही हैं वो है, उसका थीम है फ्रॉम पिटिशन टू ओपन कन्फ्रंटेशन, द हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूटेबल राइट्स एंड इट्स मीनिंग इन द बकास्ट लैंड, 1936 1940। अखिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। हम लोग का जैसा नियम है कि हम लोग 35 टू 40 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन रखते हैं, और उसके बाद जी। 25 टू 20 मिनट्स डिस्कशन के लिए रहता है। तो आपका स्वागत है। आप आइए, अपनी बात शुरू कर सकते हैं। Thank you, sir, for giving me this opportunity to present my part of a thesis. It's one of my chapter, a small part of my chapter. So the before I talk about this paper, I'll just give you a brief outline from the topic, from the theme itself, where I'm using petition as a source, as a historical source, because we all know that हिस्ट्री में सोर्स का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, और उसके बिना हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर पाते हैं। तो जब मैं पूरा बकाश मूवमेंट पे स्टडी कर रही थी, और कई बेहतरीन काम हो चुकी है बकाश मूवमेंट पे, जो कि मुझे एक फाउंडेशन दिया मेरे आर्ग्यूमेंट को शेप करने में। बट मैं रियल पिटिशंस की तलाश में थी, और इस रियल पिटिशन की तलाश में मुझे बीटा आश्रम से काफी कलेक्शंस मिला है। उसमें स्पेशली वो कलेक्शन जो अभी वॉल्टर हाउजर के कलेक्शंस का रिटर्न हुआ वापस हमारे बिहार में शिकागो से, उसका बेहतरीन कलेक्शन मुझे मिला। बट अगेन बहुत कम टाइम पे, क्योंकि हम फील्ड वर्क पे थे, और जितना भी मैं कोशिश कर पाई, बिकॉज बहुत सारे कार्टन्स हैं और उन सभी को तो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। बट मेरी इनिशियल जो स्टार्ट था वो था कि मुझे रियल पिटिशन देखना है, तभी मैं समझूंगी कि क्या सहजानंद कर रहे थे। और सहजानंद का अंडरस्टैंडिंग मुझे वो पिटिशन से ही ज्यादा, मुझे समझ जितनी भी समझ मिली है वो पिटिशन से ज्यादा मुझे पता चल रहा है, बोथ किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली जो रैयत है उस टाइम पे, और साथ ही साथ जो उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट कई बार होता है कि सहजानंद सरस्वती अपने आप में एक कास्टिस्ट लीडर हैं। ये एक अलग टॉपिक है जिसपे कभी और बातचीत की जाएगी। बट जिस पे आज मैं फोकस कर रही हूँ कि किस तरीके से पिटिशन लिखा जा रहा है किसानों के द्वारा, और ये अपने आप को पिटिशन में क्या वर्ड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और क्या उन वर्ड का कुछ मतलब है हमारे इतिहास में, और किस तरीके से वो पिटिशन से एक नए कन्फ्रंटेशन की तरफ कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल बकाश मूवमेंट की शुरुआत होती है वहां से। और उस पिटिशन में किन राइट्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और साथ ही साथ वो टाइम पीरियड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 1936 से 1940 के बीच का हम टाइम पीरियड शुरू करेंगे। बट मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे आप में से कई सारे मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं होंगे, इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि आखिरकार उस टाइम पे क्या लॉ था, स्पेशली बंगाल टेनेंसी एक्ट क्या था, और उसमें किस तरीके से लैंड को डिवाइड किया गया है। आखिरकार किसे हम बकाश्त बोल रहे हैं और क्या है बकाश्त, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। तो जैसा आप सभी सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने अपने टाइटल दिया है द लैंड दैट वाज देयर, सॉरी द लॉ दैट वाज देयर, यानी किस तरह का लॉ था उस टाइम पे, जिस जो आगे चल करके एक प्रॉब्लम बनता है, और जिसके खिलाफ कई सारे रैयत आवाज उठाना शुरू करते हैं और यूनाइट होना शुरू करते हैं। तो थोड़ा वो बैकग्राउंड समझना जरूरी है। लैंड एंड पोजेशन ऑफ अ लैंडलॉर्ड मे बी ऑफ टू क्लासेस। इस टाइम पे लैंड अधिकतर दो क्लासेस में बांटे गए थे। एक जिसको कि हम जीरत बोलते हैं, सर कामत या निजोत बोलते हैं, और इसका कल्टीवेशन चल रहा था इस टाइम पे कंप्लीटली लैंडलॉर्ड के द्वारा। और ये कस्टम तरीके से, कस्टम प्रैक्टिसेस में भी था, और सेटलमेंट रिकॉर्ड्स में भी इसे प्राइवेट लैंड की तरह का तरह आइडेंटिफाई किया जा रहा था। वहीं जो बकाश लैंड है, ये एक अलग तरह का कैटेगरी था, जहाँ की
अलग अलग तरीके से डाइवर्स ओरिजिन से निकले हुए लैंड को बकाश कैटेगरी में डाला गया था। पर ये भी लैंडलॉर्ड की पोजीशन में आ रहा था, पर कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे कि अगर लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया गया हो तो वो उस कैटेगरी में बकाश लैंड के अंदर आ जाता था। या फिर कई बार रैयत रेंट ना देने के कारण उसे निकाल दिया जा रहा था। तो ये सारे अलग अलग रीजंस की वजह से वो लैंड्स वापस से बकाश कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। और ये बंगाल टेनेंसी एक्ट ने 1885 में इससे काफी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे 1885 से पहले, उन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट ने पहली बार रैयत्स को ऑक्यूपेंसी राइट्स के बारे में जिक्र करना शुरू किया। पहली बार कॉलोनियल अथॉरिटीज को ये प्रॉब्लम समझ में आने लगा कि हमने प्राइवेट लैंड्स और जमींदार के लैंड को तो आइडेंटिफाई कर दिया है, पर रैयत्स का राइट के बारे में अगर बात किया जाए तो आखिरकार क्या है। और यही मैं लिख रही हूँ कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कंसीडर्ड द रैयत्स टू acquire occupancy rights in all the lands and became settled rayats. It withdrew the earlier provision of Act 10th of 1859, which required holding the lands for 12 years to acquire occupancy rights. यानी अगर आप किसी भी जमीन पे 12 साल तक काम कर रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहां पे एक्वायर कर सकते हैं राइट। साथ ही साथ सेक्शन 120 ऑफ द एक्ट also laid out the rules for determining the private land of the proprietors, and it recorded the private proprietor's land as cultivated by his stock and hired labor for 12 continuous years immediately before passing of this act. These landlords' land were protected from the actual occupancy right as long as he cultivated the land himself or settled it by a registered lease for a definite term of years or from years to years. Thus, the cultivator should be able to acquire occupancy rights in any other land settled that is not the actual cultivation of the landlord or recognized by custom as being his private land. If therefore a zamindar settled Bakash land with a settled rayat, even if he is not of the same village, whether permanently or temporary, the rayat obtains an occupancy right if he holds possession of for 12 years. सो कुछ इस तरीके का लॉ में लिखा जा रहा था कि किस तरीके का राइट्स हम रैयत को दे रहे हैं और कौन सा लैंड प्रोप्राइटर्स लैंड है। पर क्या लॉ कभी भी एग्जैक्टली फॉलो हुआ है? और यही प्रॉब्लम होगा जब हम प्रैक्टिसेस को देखना शुरू करेंगे कि लॉ बुक में कुछ और लिखा जा रहा है और जो प्रैक्टिसेस है वो कुछ और बातें कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे थे जमींदार के द्वारा, ताकि जो ऑर्डिनरी रैयत हैं उनको वहां पर से उनका राइट्स छीन लिया जाए और उन लैंड्स को जीरत कैटेगरी में डाला जाए। और ये काफी इलीगल तरीके से हो रहा था ताकि ऑक्यूपेंसी राइट्स ना मिले रैयत को। बट प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं जो लॉ कोशिश कर रहा था वो जमींदार उसके अगेंस्ट जाकर के इलीगल तरीके से लैंड्स को अपना रहे थे। और यही कहीं ना कहीं पुश करेगा बकाश आंदोलन की तरफ बढ़ोतरी करने में। इसमें जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस था, द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइजिंग डायरेक्ट कंट्रोल वाज द रेगुलर eviction of the rayats from their original holdings by extending the खुदाकश्त और जीरत लैंड। तो ये लैंड को, जीरत लैंड्स को और खुदाकश्त लैंड्स को आगे एक्सटेंड करके ऑक्यूपेंसी राइट्स को वापस से छीना जा रहा था। An enormous number of occupancy holdings were sold off for rent, and an inclination to retain these holdings and attempt to prevent the fresh accrual of occupancy rights became a common practice. Landlords turned land into bakash mainly to earn profit through sharecropping, with the advantage of not conceding any tenurial right to the cultivators. The claim over occupational rights became the bone of contention between the zamindar and the tenants, as the latter faced regular threats of land eviction and denial of occupancy rights in the Bakash land. लेकिन बकाश्त इशू ही क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही मैंने टाइटल दिया है, बकाश्त इशू ओवरवेल्म्स बट व्हाई। क्या कॉन्टेक्स्ट था कि बकाश्त आंदोलन ही सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है, कोई और इशू क्यों नहीं होता है? जैसे दियारा पे भी तो जमीन छीना जा रहा था, साथ ही साथ जमींदार अमलाज टॉर्चर जिस तरीके से कर रहे थे ये भी एक मुद्दा बन सकता था। तो बकाश्त इशू ही क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमर्ज करता है, ये कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है।
और बकाश्त इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जिस तरीके का उस टाइम का माहौल था, चाहे वो राजनीति माहौल हो, जब 1936-37 का पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, जहाँ की किसान सभा कांग्रेस के साथ मिलकर के गांव से गांव जा रहे थे और एक एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उनका एक सपना पूरा होने वाला है। तो ये अलग अलग माहौल, साथ ही साथ अभी 1930 का जो डिप्रेशन का जिस डिप्रेशन से इकोनॉमी गुजर रही थी, वो कहीं ना कहीं किसान को और भी मजबूरी में डाल रही थी। तो ये कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट है जिसके हमें जिसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है कि बकाश जैसा ही मुद्दा क्यों आखिरकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में उभर रहा था। और ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल टेनेंट्स को आखिरकार टेनेंट सेट बिल बना रहा था। ये उनका वो राइट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो द एक्ट ऑफ 1885 प्रोवाइडेड ट्रेमेंडस पावर टू द जमींदार टू इंक्रीज रेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो विदाउट एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन रेवेन्यू। आप रेंट बढ़ा रहे हैं बट रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे। साथ ही साथ इट अलाउड देम टू चार्ज ट्रांसफर फी ऑन द सेल ऑफ लैंड। These form of subterfuge deprived the riots of their legal rights, and their resentments were articulated into a popular demand for restoration of riot rights. The encroachment on the occupancy right was a potent weapon in the hands of the influential landlords against the refractory tenants. Other issues that were merged as a part of the demands were the contention over forced labor, illegal exactions, that is awab, neglect by the landlords on the maintenance of irrigation works, operation by zamindari amlas, dispute over diara land, the right to forest produce, and increasing restrictive grazing right. All this was happening in the backdrop of the 1930s depression and the formation of Kisan Sabha, and an increasing awareness of peasant rights in their meetings. And the final call was the high hopes among the agrarian masses that secured a mass base for Congress in the provincial election of 1936-37, resulting in its resounding victory. और इसका हमें एविडेंस मिलता है कि रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस को लगभग 68 सीट्स मिले आउट ऑफ 73 सीट्स। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि किस तरीके का माहौल उस टाइम पे उभर रहा था। और इसमें किसान जब हम बात करते हैं कि ग्रामीण जो परिवेश में है वहां पे क्या माहौल हो रहा था और किस तरीके का एक उत्साह था लोगों के बीच में कि हमें अब जो भी अत्याचार हम पर हो रहे हैं, चाहे वो जमींदार के अमला के द्वारा हो या फिर हमसे जो हमारा जमीन छीना जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं पुश करता है कि बकाश आंदोलन आखिरकार शुरू क्यों हुआ। और इस पे विनीता दामोदर ने बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, ब्रोकन प्रोमिसेस, जो कि मेरे आइडिया को और भी शेप करने में बहुत हेल्प किया है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि आखिरकार बकाश आंदोलन में किस चीज के लिए आखिरकार जो ग्रामीण परिवेश में आंदोलन शुरू हुआ, वो किस चीज के लिए हुआ था, आखिरकार वो जो सबसे पहला चीज था वो राइट्स, द क्वेश्चन ऑफ राइट। और ये हमें इसका हमें ज्यादा जानकारी जो लार्ज नंबर ऑफ पिटिशंस दिए जा रहे थे, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज को हो, लोकल किसान सभा को एड्रेस किए जा रहे थे, पेजेंट लीडर्स को एड्रेस किए जा रहे थे। सहजानंद सरस्वती उसमें से एक हैं, कार्यानंद शर्मा है, राहुल संकृंतयान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट लीडर्स हैं जिनको कई सारे पिटिशंस लिखे गए हैं। और मैं आपको कुछ पिटिशंस के फोटो भी दिखाना चाहूंगी जहाँ जो कि हिंदी और लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है, स्पेशली लोकल डायलेक्ट में लिखा गया है, जो कि सबमिट किए गए थे। चाहे यदुनंदन शर्मा को लिखा जा रहा है इसमें से कुछ पिटिशंस सहजानंद सरस्वती को लिखा जा रहा है, कुछ पिटिशन पंचानंद शर्मा को लिखा जा रहा है। वैसे कई सारे पिटिशन है, मैं सभी का फोटो नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल जरूर दूंगी कि उस पिटिशन में क्या लिखा जा रहा है और किन चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है। And the eventual knowledge of the existence of the tenancy laws under a new politically charged climate encouraged the Bakash cultivators to uphold the legitimacy of their position. For instance, in the petition of 5 November 1937, the tenants of B. Sejandhari of village Dharhara, PS Paliganj Patna, reported the actual ramification of the Provincial Assembly election of 1937 in remote areas like the village of Khanpura.
द वोटिंग इन फेवर ऑफ कांग्रेस annoyed द लैंडलॉर्ड्स। और ये पिटिशन में लिखा जा रहा है कि किस तरीके से वोटिंग जब कांग्रेस को दिया गया था और उसके खिलाफ जो जमींदार का ग्रुप जब इलेक्शंस के लिए लड़ रहे थे, उनको ना मिल करके जब उन्होंने कांग्रेस को वोट मिला तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ गांव लेवल पे, वो पिटिशन पे उसमें जिक्र किया जा रहा है। And it became an excuse to oust Kisan from their belongings by using illegal means. For instance, using Lathils of village Khanpura and Panipura hamlets in the zamindari of B. Sejandhari Singh became a regular affair. Secondly, frequent house burglary has become a typical means of taking a revenge. तो कई बार चोरी का इल्जाम भी लगा दिया जा रहा था, और पिटिशन में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है स्टोरीज के फॉर्म में कि किस तरीके से उनपे उनके घर पे रेड किए जा रहे थे कंटिन्यूस पुलिस की मदद से। और अमलाज थे जमींदार के, वो कंटिन्यूस किसान से किसान के घर पे रेड कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये पिटिशन कई बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए ताकि हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो हमारा है वो सेव किया जा सके। क्योंकि इसमें से कई सारे पिटिशन जो लिखे गए थे वो अधिकतर जमींदार का नाम भी मेंशन कर रहे हैं और किस गांव से ये कल्टीवेटर्स बिलोंग करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल दिया जा रहा है। तो उसी में से हम बी सेजनधारी सिंह जो कि पटना के एक खानपुरा गांव के आसपास के जमींदार थे, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और इनके बारे में लिखा जा रहा है कि they held some lands in the village of Bay Sejandhari Singh, which his men are forcefully occupying. In another petition, the illegal means carried out by the zamindar, who has 19,000 bighas of Zeerat, 275 bighas in Kusumba, 1,000 bighas in Kasap, and 625 in Bavdar, was elaborated as follow. और ये कुछ पिटिशन का एग्जैक्ट स्टोरी है जिसे मैंने ट्रांसलेट किया है, जिसमें लिखा गया है अबाउट 50 years ago the landlord, the late Babu Moon Singh, the grandfather of present zamindar Babu Sriram Singh, filed a suit against his tenant for his baki malguzari. The court decided in his favor. He took the land away from his tenant and began cultivating himself. However, he had 8 annas patti in our village, and 8 annas patti belonged to Chaudhary Sarfat Hussain. At that time, it was the rule that tenant from the patti of the other 8 annas share landlord. So Babu Moon Singh also began to sell the tenants' properties at auction. The caste was also sold by auction. Babu Moon Singh became in one way the tenant of Chaudhary Sarfat Singh. Then at the time of survey, the tenants wanted to speak the truth, that the landlord had given the lands in caste to them, but those who dared to speak such things and wanted to substantiate the facts were chased out of the village, were brutally treated. They are not traceable now as they have fled away and settled in the district of Balia. Babu Jagdamba Singh promised to give the land to the tenants on the condition that they should remain silent. Chedi Mahto, an inhabitant of the Beirat, a village 16 miles from Kusumba, was the tenant and stood as Farzi. Even the cremation ground had been occupied by him, and thorns have surrounded the wasteland in the village. और ये पिटिशन आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मैंने बताया है कि ये किसान ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस किया जा रहा है पोखरा चौधरी के द्वारा जो कि अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं पिटिशन में टेनेंट्स के। और ये आरा डिस्ट्रिक्ट की एक पिटिशन का जस्ट समरी है कि किस तरीके से अलग अलग पिटिशन इस टाइम पे लिखे जा रहे थे। यदुनंदन शर्मा हो गए या फिर अलग अलग किसान सभा के जो एक्टिविस्ट थे जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे इस टाइम पर। और ये माहौल कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस इस टाइम पे 1937 में एक प्रॉमिस के साथ आती है कि वो 18 जो स्पेशली लॉ को रिफॉर्म करेगी और कई सारे टेनेंसी लेके आएगी, जो अमेंडमेंट हम आगे बनते हुए देखेंगे 1937 के बाद जब टेनेंसी एक्ट पे वापस अमेंडमेंट किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं उसका ही एक प्रॉमिस जो इमर्ज होता है वो कहीं ना कहीं इन पिटिशंस के ही द्वारा शुरू होता है। वहीं दूसरा पिटिशन विच इज सबमिटेड ऑन 11 December 1938 at Chitranjan Ashram, Lakhisarai, encloses a request to help the tenants from utter destruction caused by the usage of physical force
by the zamindar to take back those lands which the inhabitants of the Tal area have cultivated. It states Nawab Ibrahim of Teri Bigha, Patna, has 32,000 bighas of Bakash land at Kusumba. Notice of 144 has been served to both parties, but the Zamindar does not care about it. On 10th October, the men of the Zamindar began plowing despite the notice served on those lands under the leadership of Thakur Sena Gomast, who were armed with lathis and swords. The tenants sat down on the land. Then the men of the Zamindar assaulted Sukar Mahto, Megan Mahto, and others. Similarly, another petition, the inhabitants of village Kusumba in district Shahbad urged the leader of Kisan organization to take necessary actions against the illegal dispossession of lands in their petition dated 9 December 1939. It stated, "We are the Kashtkars of landlord Babu Shri Ram Singh and Babu Shri Kumar Singh of village Kashap, police station Ara. We have been tilling the land for more than 25 years and paying rent to the landlord regularly. However, in return, we are not getting any receipt. The result is that in recent time, the landlord has begun dispossessing land from old tenants and making new plots of his own, arranging them with the other tenants of the other villages." तो कुछ इस तरीके का पेटिशन में जिक्र किया जा रहा था, और आखिरकार पेटिशन कब तक लिखा जाएगा? तो कहीं ना कहीं जब पेटिशन लिखा जा रहा था और उसके बाद भी कोई आगे मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो फाइनली कई सारे किसान लीडर्स मिल करके बकाश्त आंदोलन शुरू करते हैं। और इसमें यदुनंदन शर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब सहबाजपुर सत्याग्रह और रियोड़ा सत्याग्रह जो शुरुआती दौर होता है बकाश्त आंदोलन का, वो उसमें उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेटिशन कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट को का एक झलक दिखाता है कि किस तरीके से टेनेंट्स एक कलेक्टिव एक्शन लेंगे आगे चल करके। और बेलागंज थाना में जब पहली आंदोलन होगी बकाश्त का, जो कि शहबाजपुर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ रियोरा सत्याग्रह जो कि नवादा सब डिविजन में जिसकी शुरुआत होगी, ये इसमें कहीं ना कहीं यदुनंदन शर्मा कुछ इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई देते हैं, जिसका जिक्र मैंने किसान कैसे लड़ते हैं, जो कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें से लिया है। और यदुनंदन शर्मा को कुछ ये बात कहते हैं, "Are you determined to go to the Khalihan with your children? Will the false glory of Rajput stand in your way, and insignificant worries like how can women go out of the parda? How can young girls go out? Will hesitate to you. Be clear in your conscience. If all your village families are ready to leave houses and premises, make the Khalihan your home and stay with the animals. We will have the chance to win. Therefore, think over it and give me a response." So this was the call in which the activists, especially the Kisan Sabha leaders and the activists, were trying to bring the cultivators together and how to stay on the land itself, जो कि जिसको कि कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। He further advised in the meeting that the Kisans should not give up their possession of Bakas land, even though the magistrate declared them to be in the possession of Zamindar, and all Kisans should proceed to prevent the landlord from establishing possession. तो ये लास्ट रिजॉर्ट रहता है ओपन कन्फ्रंटेशन, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल भी दिया है कि किस तरीके से पेटिशन से फाइनली एक कन्फ्रंटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये इस स्टोरी को एक प्रोसेस को समझा रहा है। और इसी बीच में हम देखते हैं कि कॉलोनियल अथॉरिटीज एक नए चीज का जिक्र कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है कि द कमिश्नर ऑफ गया इन May 1938 was suspicious of the large scale of petition being filed in connection with the Bakas land, and he pointed out that it was merely a form of defense if a riot occurred. So colonial authorities को पिटिशन एक डिफेंस की फॉर्म में वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो पिटिशन को सिर्फ बता रहे हैं कि एक डिफेंस था, ताकि जब कभी अगर दंगा हो और कभी भी आंदोलन की शुरुआत हो जाए और उसमें जो भी एक दंगे का माहौल, दंगा भी एक बहुत हैवी वर्ड है, बेसिकली एक आंदोलन अगर हो जाए और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो, तो उस टाइम पे ये पिटिशन शायद
किसानों को या कृषकों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि हमने पहले ही पिटिशन फाइल कर दिया और उसके बाद जब कोई काम नहीं हुआ अथॉरिटीज के द्वारा तो हम फाइनली आंदोलन के रूप में उभर आए। तो कॉलोनियल अथॉरिटीज इसे एक डिफेंस के फॉर्म में प्रस्तुत कर रही है और यहीं से मेरा सवाल शुरू होता है कि क्या सिर्फ पिटिशन एक डिफेंस है या फिर कुछ इसका लार्जर मीनिंग है, अगर हम पूरे बर्खास्त आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन से ही मेरा मेन आइडिया शुरू होता है कि क्या पिटिशन अपने आप में एक डायलॉगी कैरेक्टर को का जिक्र कर रहा है जो कि कॉलोनियल लॉज के बीच में है और एक नया पेजेंट आइडेंटिटी जो इमर्ज करेगा। ये दोनों के बीच की एक कड़ी है क्या पिटिशन, जिसका हम अगर फर्दर एनालिसिस करेंगे तो शायद हमें कुछ उससे एक नया आइडिया निकलते हुआ नजर नजर आएगा। और यही मैंने अपने अगले स्लाइड में बताया है कि किस तरीके से डिस्प्यूटेबल राइट्स और उसके कई मीनिंग हो सकते हैं और वो मीनिंग क्या कृषकों के लिए था वो हम समझने की कोशिश करेंगे। So petition has thus become an outlet for the enfranchised tenants to make their opinions and uh, uh, and their grievances heard. It was a way to voice demands and to demonstrate the idea of just and unjust among the tenants. In other words, the right to petition became a safety wall before taking action or law into their own hands. The increase in several petitions immediately after the election of 1937 to the local Kisan activists and leaders indicate one way to work within the ambit of authorities and legal structure. However, what is significant in these petitions is the language of the address and the structure of the text borrowed from the language of colonial power to defend the notion of just right that results from the colonial structure itself. Many of the petitions included complaints about the landlord digression from the legality of the colonial laws. The adaptation of petition language and its structure while addressing the authorities and the peasant leader was a method that the tenants employed to have a cognizant position under the law. तो कहीं ना कहीं ये पिटिशन का जो लैंग्वेज है, पिटिशन का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत लार्ज मीनिंग को हमें दिखलाता है कि आखिरकार क्यों कोई पिटिशन एक इसी फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। अगर हम लोकल किसान लीडर्स को देख जब एड्रेस करते हैं, जैसा मैंने ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया, ये बहुत ही कॉलोनियल एक फॉर्मेट है जिसमें लिखा जा रहा था और ये कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस को का एक एक झलक है कि किस तरीके का कॉन्शियसनेस इमर्ज हो रहा था हमारे ग्रामीण परिवेश में स्पेशली, कि वो अब अपने आप को एक नए आइडेंटिटी से जोड़ रहे थे और वो था उनका लीगल आइडेंटिटी, कि आखिरकार उनका भी एक पोजीशन है और ये पिटिशन के माध्यम से वो कॉन्शियसनेस को मैं ट्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। Similarly, the composition of the petitioners draws significant attention, where individuals and groups from diverse caste and occupational backgrounds come together to form collective petitions to articulate the common interest of all. It reflects the explicit legal identities of the tenants that come to its full shape in the region. The agrarian issues appear to have enabled these distinct caste groups of tenants to negotiate with the authorities and each other to delineate their collective selfhood in legal terms. Written mainly in the local dialect of Hindi, these petitions allow us to locate the temporal and spatial aspect of the peasant demand. These multiple petitions, directed at established authorities, indicate their intentions to redress injustice within a new colonial order, a conscious articulation of legal subject, a new identity that was being shaped among the tenants. Their increasing proficiency in the language of legal terminology with the help of a trained person who often wrote on behalf of the tenants mark a new consciousness that was transforming the tenants beyond local identities. The shift to petitioning language accompanies delegitimizing other form of negotiation with the state. It thus represents us with the arena in which quotidian encounters were documented and allowed the formation of collective selfhood among the peasant. In other words, the petition narrative testified to the new agency in negotiating with and appropriating the language of the colonial legal regime. Thus, the colonial laws became the site for the specification of rights, a new identity construction, and the nationalization of peasantry in the larger sense. So this is
the whole idea that how petition as a historical source when we try to investigate कि किस तरीके से petition का जो language है वो हमें एक नए consciousness का एक इंडिकेशन दे रहा है, जहाँ की पेजेंट भी अपने आप को एक पॉलिटिकल कैटेगरी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक नया आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये शिफ्ट बहुत लंबे टाइम से हो रहा था। ये बकाश आंदोलन में उसका हम एक फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में भी एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन हो रहा था बियॉन्ड कास्ट कैटेगरी, बियॉन्ड रीजनल कैटेगरी। और एक अपने आप को जो आज जब किसान बात करते हैं तो कई सारे ग्रामीण परिवेश में जो खेती कर रहे हैं, चाहे वो खेतीहर समाज हो, लैंडलेस लेबरर्स हो, वो अपने आप को उस किसान कैटेगरी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 21st सेंचुरी में या फिर 20th सेंचुरी के एंड आते आते तक किसान जो एक बहुत डबल कोट के अंदर जब हम वर्ड इस्तेमाल करते, किसान अपने आप को एक पॉलिटिकल कैटेगरी के रूप में मर्ज कर रहा है, वो कैटेगरी कैसे इमर्ज कर रहा है, इसी प्रोसेस की का एक इंक्वायरी था ये मेरे इस प्रेजेंटेशन से। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब थोड़ा और फीडबैक देंगे ताकि इसे और बेहतरीन बनाया जा सके। सो यस, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद आख्या, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। अब फ्लोर ओपन है क्वेश्चंस के लिए। जो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। शैल है। जी जी जी, यस सर। तेजकर जी स्वागत है। अब आप आ, स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। मैं दो तीन सवाल एक पूछना चाहूंगा अपनी समझ के लिए कि किसान मूवमेंट पे काफी काम बिहार में 90s में हुआ, फिर लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स में होते रहा है। तो किसानों और किसान सभा के पेपर्स के अलावा हमको लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में तीन पार्टी थे। एक तो गवर्नमेंट हुई जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, दूसरी किसान खुद हुए, और तीसरा जमींदार हुए। तो क्या जमींदारों के पेपर्स भी देखा गया है? दूसरी बात कि कैटेगराइजेशन ऑफ जमींदार्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड एनुअल रेवेन्यू, ये करके और तब फिर क्या इसमें देखा गया है कि किस तरह के जमींदारों के यहाँ ज्यादा इस तरह के पिटीशंस आ रहे थे। और गवर्नर थे उस समय में 36-37 में शिफ्टन, लॉर्ड शिफ्टन। तो क्या लॉर्ड शिफ्टन के प्राइवेट पेपर्स को देखा गया है कि किसान मूवमेंट में उनका क्या रोल था, और जमींदारों की क्या रोल थी, और किसान लीडर्स के क्या रोल थे? बिहार टीनेंसी एक्ट को भी देखना पड़ेगा। एक्ट को नहीं, एक्ट बनने की पूरी प्रक्रिया के तहत जो डिस्कशंस चले हैं उनको देखना पड़ेगा, और उससे पहले 1970 की मोनेटाइजेशन ऑफ रेंट वाला देखना पड़ेगा। अब मोनेटाइजेशन ऑफ रेंट की जहां तक बात आती है, हमको लगता है कि वो पटना और शाहबाद जिले में और गया जिले में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहा, जिसके कारण ये मोनेटाइजेशन ऑफ रेंट करना पड़ा। क्योंकि जमींदारों की जो कैटेगरी थी वो बिग फाइव, जिनका एनुअल रेवेन्यू 5 लाख से ऊपर था अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद, और 5 लाख से नीचे वाले जो थे, और हजारों की संख्या में तकरीबन 53,000 कुछ जमींदार थे, जिसमें से 200 को छोड़ करके बाकी की जो जमींदारी थी वो 10,000 से लेकर के 8 आने तक था। तो ये जो खुर्दिया मालिक, इनको खुर्दिया मालिक कहा जाता था, वो पटना, गया और शाहबाद में सबसे ज्यादा थे। तो यहाँ एट्रोसिटीज ज्यादा थी। क्या इन बातों को ध्यान में रखा गया बकास मूवमेंट को देखने के लिए? जी। तो सर मैं आपसे और भी सवाल, या पहले मैं आपका आंसर नहीं, दूं? उनको जवाब दे दीजिए। ओके सर। सर तो थैंक यू सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। जमींदार पेपर्स मैंने कोई भी देखा है या नहीं देखा है, और कॉलोनियल पेपर्स, और आपने बात किया कि मुझे प्रोसेस को देखना है, स्पेशली जो लॉज बन रहे थे उस बीच में क्या डिस्कशन हो रहा था, क्यों हम लॉज में अमेंडमेंट देख रहे थे। ये मैं अपने थीसिस का एक पार्ट बनाई हूँ, जो मेरा ये पूरा चैप्टर बना है। इसमें मैं वो कॉन्टेक्स्ट ला रही हूँ कि किस तरीके से
जो अमेंडमेंट होने से पहले का जो बहस है कॉलोनियल लॉज के बीच में, कॉलोनियल रूलर्स के बीच में, वो मैं जरूर देख रही हूँ कि किस तरीके से आखिरकार वो शिफ्ट हो रहा था, अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी। फिर 1937-36 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चीज पे बहस रहा है और जमींदार अपना पोजीशन क्या सिक्योर कर रहे हैं, इसका भी मैंने लेजिस्लेटिव पेपर्स को मैंने रेफर किया है। जमींदार पेपर्स अगर बात किया जाए तो मैं, नहीं नहीं, जस्ट ए मिनट। यस सर, मेरी जहां तक समझ है कि जी, कॉलोनियल पीरियड में जो एक्ट्स बन रहे थे और उन पर असेंबलीज में जो बहस हो रही थी, वो बहस और एक दूसरा बैक चैनल होता था गवर्नर का, क्योंकि गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था। तो गवर्नर का जो बैक चैनल टॉक्स चल रहा था, उनके जो नोट्स बन रहे थे, उनके जो कंसल्टेशंस चल रहे थे, उन पेपर्स को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आज के समय में, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट वर द थिंग्स गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन। That is ट्रू, more important than what is there in the papers of the assembly or विधान परिषद। राइट, वहां यस लीडर्स क्या बोल रहे हैं वो तो अलग इशू है, लेकिन गवर्नर के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन क्या चल रहा है। अब एक एग्जांपल आपको देखते हैं हम आपको। 1937 में गया और पटना के जमींदारों को गवर्नर ने बुला करके फोर्स किया 25% रेंट वापस रेमिट करने के लिए किसानों को, ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, which was Darbhanga. And for this cause, the governor writes on a buff sheet that they are not going to vote according to your suggestions. यस सर, तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स किसानों के बीच भी चल रही थी, जमींदारों के बीच भी चल रही थी। अब जी जहां हाँ, 53,000 जमींदार में 200 जमींदार का मान लीजिए 5 लाख का रेवेन्यू है साल का, और 52,000 53,000 जमींदार का रेवेन्यू 10,000 से लेके 50 पैसे तक का है। तो जो 50 पैसा से लेके 10,000 तक का रेवेन्यू है, उनको स्टेटस तो चाहिए जमींदार वाला, लेकिन रेवेन्यू उनका उस अकॉर्डेंस में है नहीं। तो उनका इंटरेस्ट था जमींदारी मैनेजमेंट एज वेल एज जमीन मैनेजमेंट, लैंड कंट्रोल ऑल्सो। यस सर, तो जहां लैंड कंट्रोल की बात आ जाएगी, वहां ये बकास वाला प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो ये रीजन वाइज वेरी कर रहा है, जी, इसको पूरे बिहार पे नहीं थोपा जा सकता है। आई जस्ट अ सजेशन। यस सर, राइट सर, So I've just pointed out which papers you can look to make your thesis more strong and, you know, representative of the actual problem and the solutions coming later on. यस सर, राइट सर। बड़ी सो सर, इसके लिए मैंने थोड़ा राजेंद्र प्रसाद पेपर्स देखा था और रामानंदन मिश्रा के पेपर्स को मैंने कंसल्ट किया था, जो कि किस तरीके से जमींदार लीडर्स को अप्रोच कर रहे थे वो मैंने जरूर देखा है। बट ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट सजेस्ट किया है कि मुझे CS सिफ्टन के लिए जो पेपर्स जा रहे थे, उनके बीच जो अथॉरिटीज को क्या वो अप्रोच कर रहे थे, वो पेपर मैंने नहीं अभी तक मतलब कंसल्ट किया है। बट राजेंद्र प्रसाद और रामानंदन मिश्रा के पेपर्स को मैंने कंसल्ट किया और फिर उनके बीच में हो रही बातचीत को मैंने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस टाइम पर एक नया शिफ्ट हो रहा है कि आखिरकार अमेंडमेंट कैसा होगा इस पे, जो मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो बहस चल रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, वो मैंने इनके पेपर्स, राजेंद्र प्रसाद और रामानंदन मिश्रा पेपर्स से ज्यादातर अपनी समझ बनाई है इस टाइम पे। और बकाश लैंड का जब मैं बात कर रही हूँ सर, तो मैं पूरे बिहार पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं रीजन स्पेसिफाई कर रही हूँ कि गया, साउथ सेंट्रल पटना और बिहार, शाहबाद। यस सर, हाँ, दैट इज साउथ सेंट्रल बट बिहार। यस सर, बट जब मेरा जो हिस्ट्री का जो मेरा थीसिस का टाइटल है कि मैं ये एक छोटा सा एरिया में ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, पर इसको फिर इसका मीनिंग लार्जर एरिया में इसका आखिरकार इम्पैक्ट क्या होगा, नहीं, क्योंकि ये इम्पैक्ट नहीं होगा लार्जर एरिया में, ये नो सर, इम्पैक्ट वो नहीं। साउथ, कॉन्शियसनेस, नहीं वो साउथ जो सेंट्रल, पब्लिक, नहीं नहीं मैडम, एक्सक्यूज मी, साउथ यस सर, सेंट्रल बिहार की जो प्रॉब्लम रही है, कल्चरल और पीजेंट क्लास की जो प्रॉब्लम रही है,
वो प्रॉब्लम नॉर्थ बिहार की नहीं रही, वो प्रॉब्लम झारखंड की नहीं रही। जी हाँ, वो इसीलिए इस माने आप देखिएगा कि बाद में भी जब नक्सलवादी मूवमेंट शुरू होते हैं बिहार में, जी हाँ, तो सिर्फ साउथ सेंट्रल बिहार तक लिमिट रह जाता है। The जी violence between the OBCs and the scheduled castes have been confined, was basically confined to that area only because of the atrocities committed by the smaller landlords. हम्म अब ये जो डाइकोटोमी है विद इन द जमींदार क्लास, ये जमींदारी पेपर्स बिना देखे हुए तो फिर किसान मूवमेंट क्या माने, वो तो हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा ना। यस धन्यवाद राइट। तेजकर जी, जी जी आपने जी। अच्छा सजेशंस दिया। और भी क्वेश्चन एक आध लेते हैं। आख्या, आप तेजकर जी से बाद में भी बातचीत कर सकती हैं और जी आप जी इनसे जी वो आपको बहुत अच्छा मदद करेंगे ये। नूपुर ने क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था। यस। नूपुर, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। Um, Thank you, Pradeep ji. Hi, Akhya. I think I really enjoyed your presentation, and I must say it's something very new that I have like come across. But I have just one curiosity because I'm not a historian, so I don't know exactly how to put it. But I also deal with caste in my research, and I was wondering. You said that the specific response, which is like the confrontation that these written petitions are being addressed to, how is Hmm. the category of caste you are looking into? Like, who were these people who were writing these petitions? Because I'm sure the ones who had Akshar Gyan, which is like something who can write, they do belong to a certain caste, which can be Yes. upper caste, I'm sure, right? So I was wondering Hmm. if you're looking at that specific angle. Like, I want to know more. And my second question is related to what Tejgarji asked about geography. Like, what is your archival circle that you are kind of referring to? Like, if I'm asking the right question. Yeah, Okay. thank you. Yeah. Thank you, Nupur, for bringing the caste angle. So yes, I have been looking into the petition when I went for this, understanding that obviously sabhi log is time pe, especially all the peasants were not educated. I need to keep in mind, and it's very interesting that I'm finding the thumbprints of the the peasants who were giving it, and it was mostly be somebody from somebody from especially from the upper caste Mhm. who is making the petitions, drafting the petitions for them. It's not somebody from lower caste especially, so the caste category comes into play. And this is kind of something that I really need to work into also more, that how the caste category is coming into play. But what I have seen is that the petitions are addressed from the lower caste, because we see categories like Mahato, caste categories like Mhm. Mahato also coming up, then caste categories like Thari is coming up, but then इनका thumbprints है उस petitions के ऊपर. It's Right. not, they are not the ones who are writing, somebody else is drafting for them and sending the petitions to different authorities at this time. So far, this is what I have tried to come to a conclusion, that it's not them who are writing, it's somebody else who is drafting for them, and then it is being sent forward. And also the geographical region, if I have to give a proper context, that it is mostly the south central Bihar, which I'm looking into it. But then I'm trying to, in my thesis overall, I'm trying to see the consciousness which is emerging all over Bihar. And it's just one example. For example, in the region of Jharkhand, the question of tribal question comes up very important, that who is a tribe, how tribe is different from Kisan Mm. category. And then tribals had different kind of demand. Similarly, the question of landless laborer is again another kind of debate which comes up during the whole time period 1900 से 1960 के बीच में जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो वहां पे एक अलग कैटेगरी इमर्ज कर रहा है. तो मैं इन सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट आई एम ट्राइंग टू सी हाउ द पब्लिक consciousness of Kisan right is going to emerge by the 1960s. That's the larger context in which I am looking into it. Yeah, I found that very interesting because you showed those petitions and it was written in very succinct Hindi. I tried to zoom in and see कि कैसा है. लेकिन it's very interesting like how caste representations happens in archival processes. Like Yes. how you're actually, who are these people who are participating?
because I will only respond in a very ethnographic manner that how do you analyze that? Because जो लोग अंगूठा मार रहे हैं या छाप रहे हैं उनका कोई इंडिविजुअलिटी डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा है, तो उसका Right, right. उसका उसका क्या डेटा कलेक्शन है, प्रोसीजर है? So I was just curious on that note, but a very interesting presentation. I really enjoyed it. Thank you for your good Thank you. feedback. I'll definitely think more about it, I think. Yes. Yeah. Thank you. Any other question? Any other question? Sir, may I ask one? Yes, please go ahead. Actually, your presentation was very nice. And since you have concentrated on South Central Bihar, you must look into the social structure of the entire Bihar if you want to generalize it or if you want to superimpose it on the entire Bihar. Because the structure of the society in northern Bihar, I'm just supporting the Tejkar sir's view that the social structure of North Bihar, yeah, the agrarian structure of North Bihar is quite different from South Central Bihar. So if you want to, and the caste structure is also slightly different. So, Yes, sir. and so if you want to generalize, you have to first go through the social structure of the North Bihar, and you have because in the Bihar itself, there is a regional variations. So within the Bihar, you have to look into the different dimensions before just taking the entire Baghas movement of South Central Bihar and try to generalize it on the entire Bihar. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I'll definitely try to see like include the point that social structure has to be looked more into it, that how the caste variation differs also from North to South Bihar, and also the structure that is different from North and South Bihar. I think I need to look more into this aspect about North and South Bihar, because I was just trying to build a conscience, the public notion, especially the public sphere. I was trying more into it, so I think that's why I felt it's a too big right now happening for me. But Right. I'll definitely bring the North Bihar aspect also in probably in the next presentation. When I do, I'll bring the North aspect Bihar also. That how the different kind of May I suggest you the work by Stephen Henningham? yes, sir, His yes, sir, PhD. right, Stephen That will Henningham. help Yes, you sir. a lot. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Amitabh ji. Any other question? We have a few minutes left. Any other question? Pathak ji, do you have any question? No, sir. Thank you. Thank you. Jiten, it was a good discussion, Akhya. And as speakers suggested, as participants suggested, either you have to bring in comparative study of different regions, or you can limit yourself to few districts and name it like that. Means you can clearly declare that my study is based on these two districts. Yes, sir. So that can be another form. You have to discuss with your supervisor. Although I know that themes, title of PhD cannot be changed that easily, but you can clearly underline that we have focused on these two districts, and Yes, sir. they may have variation from other regions. I also had this question on the angle of caste. How do you feel? Means, as Nupur suggested, or the discussion which has come out, it means that a kind of alliance between upper caste and lower caste is being formed on the question of Bakaste. So someone is writing for them and someone is signing. It means that a kind of leadership, and as you know, all peasant wars are fought in this model. Most of the peasant wars, even in Germany, in Europe,
their leaders came from the rank of elite or semi-elite or dispossessed elite. Many times they were Christian priests who were leading these movements, but the masses came from the subalterns. So if this is very interesting for me, that if upper caste, a section of upper castes, for example, Rajputs, are coming with Yadavs and others to form or to prepare applications to give prayers to government in regarding their vakas. This is a very significant thing, and you can underline this, that how this dynamics is playing out. Do you want to say anything on this? Sir, sir, the question, even this, I was wondering that because I felt when I read through these petition, and what I understood is that there was kind of an alliance which was emerging. That definitely the leaders were coming from the upper caste category, but at the same time, the masses were coming together in terms of leading the confrontation, and this was something that breaks the idea that the whole narrative which has been there, that the Bakash Andolan was itself only about certain caste category, because we are seeing category, all different kind of caste. Some of the petition are from itself the Bhumiyar Brahmins. It's not, there's no doubt, but also there are some petitions which involves the lower caste also, like Mahto, or some of them are Dhari, which is a completely different category. So these different categories of caste all coming together for a one common cause, and that common cause is related to some economic demand, which every, or the question of right which they are looking for. So this is something that is important, that despite regional division or regional barriers or caste barriers, they all come together to build to build the question of the right, especially in the 1930s. It's happening because of a lot of other context in which it is in which the question of right is emerging, but also it in a way pushes the argument, the idea that when does the peasant gets nationalized, because it's not that peasant becomes citizen in a day, especially after independence, when we see that the leaders got independence, peasant got, everybody got independence, but when does the start to realize that they are also citizen of this nation? And this idea goes back to the peasant movement which have been happening in the colonial time period, that the idea of their awareness that they have a right over the land, and they have a certain right which the law is giving them. So this nationalization of peasantry, which I'm trying to, which I think I'll expand it to the whole North India, because I when I was reading Eugene Weber work, from there I was very much inspired that how the nationalization of peasantry class happens. When does they realize that they are also a subject of legal question, and not just a regional categories in itself? So this I might later on expand, but right now, yes, somewhere I feel that on one thing they all came together, that was the question of their right, which I'm trying to look into it, and how the economic conditions force them to sometimes overcome those barriers. Good. So in a way, you find that it was really a class war or class struggle, and the caste did not disturb that. Yes, not exactly class barrier. It's a consciousness, I will rather say, which is emerging. Because even if I say class warrior, war, it sometimes become more. We fall in the trap of communist ideology again, and that I don't want to do, because what I'm trying to understand, because as my thesis is titled literature, it also tries to bring the intelligentsia class also. For example, Rahul Sankrantayan or Shipujan Sankrityayan, yes, Rahul Sankrantayan. Sankrityayan. Yes, And you Sankrantayan. pronounced, he was Sharafat Hussain, as you wrote, Sharafat Hussain. Okay, yes, Sharafat, right. So somewhere I'm trying to bring that consciousness, that when does the consciousness come within the lower,
सिटीजन लोअर पेजेंट स्पेशली, वो कब रियलाइज करना शुरू करते हैं कि ये उनका हक है, और अब उन्हें इसके लिए एक एक आंदोलन शुरू। और बकाश आंदोलन एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण है, वो अपने आप में मतलब वो पूरा नहीं है, वो मुझे भी पता है, बट एक उदाहरण है कि इस बकाश आंदोलन का एक नया इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। वो मैं कोशिश कर रही हूँ समझने का, कि उसमें जो अलग अलग अक्सर उसको सिर्फ ये कास्ट कैटेगरी में देखा जा रहा है, नहीं तो क्लास कैटेगरी में देखा जा रहा है, बट पिटिशन कुछ और कह रहा है। वो कॉन्शियसनेस का बात कर रहा है, कॉन्शियसनेस में हो रहे राइट्स का बात कर रहा है। जब राइट्स का बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से लीडर्स उस टाइम पे सवाल उठा रहे थे कि कैसे अनजस्ट रेंट है, क्वेश्चन ऑफ अनजस्ट रेंट तक ही क्यों सीमित, आगे जाकर के हम देख रहे हैं पहली बार राइट का जो सवाल आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसान सभा के आंदोलन से ही निकल रहा है। और बकाश उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जो आज हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी किसान आंदोलन होते हैं, हम देखते हैं कि वो एक मुखर तौर के रूप में उभर के सामने आते हैं, और हम उनके राइट को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, वो उनको हक पता है। बट क्या उन्हें हक वो कैसे पता चला, वो कैसे इसकी शुरुआत हुई, मैं वही ट्रेस करने का कोशिश कर रही हूँ, वो कॉन्शियसनेस को ट्रेस करने। तो रादर हम क्लास और कास्ट कैटेगरी में हम ना फॉल करके, हम चाहते हैं कि अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम उसको लार्जर पब्लिक स्फीयर के कॉन्सेप्ट में जोड़ने का कोशिश, मतलब मेरा एक एफर्ट है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे और बेहतरीन बना करके पेश करूँ। बट काफी अच्छा फीडबैक मुझे मिला है, आई थिंक मैं और इस पे काम करूंगी ताकि इसे और बेहतरीन बनाया जा सके। और आखिरी में कोई सवाल और है, किसी को और कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। आदर्श है। हेलो मैम, आदर्श है। मेरा एक सवाल यस था कि जैसे अगर आप नॉर्थ बिहार में मतलब 1919-20 के आसपास दिखे, तो स्वामी विद्यानंद का एक मतलब आंदोलन हुआ था दरभंगा महाराजा के, मतलब जो जमींदारी प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ। बट उस टाइम जी पे आप हाँ। देखेंगे कि अगर जैसे हेनिंगम हेनिंगम ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि मतलब जैसे कांग्रेस ने एक तरीके से मतलब सपोर्ट छीन लिया था विद्यानंद से। और कहीं ना कहीं ये ट्रू। एक बहुत बड़ा कारण था उस पूरे मूवमेंट के, या जो भी था वो जो भी छोटा सा आंदोलन था उसके फेल होने का, डिस्पाइट हिज पॉपुलैरिटी। वहां से और उसी समय पे मतलब कांग्रेस ने जो मतलब इंडिगो जो एंटी इंडिगो प्लांटेशन वाला जो मतलब पूरा पेजेंट प्रोटेस्ट था उसको काफी सपोर्ट दिया था। तो ये जो आपका पीरियड है मतलब 1930 के दशक में 40 के, उसमें मतलब कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है? और ये जो आप मतलब बकाश लैंड और उससे जुड़े हुए जो मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही है वहाँ कांग्रेस का क्या स्टैंड है, एंड मतलब हाउ डू दे रिएक्ट टू इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे लेटर्स वगैरह भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक एजुकेटेड क्लास का बहुत इन्फ्लुएंस रहा होगा। तो हाउ डज कांग्रेस रिएक्ट टू इट एंड व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस इंटायर सागा? So it's very good point, which which is also included, which I've been writing in my thesis also, that the when Bakash movement started, Congress tried to show its dual character. That is quite evident from the movement itself. कि किस तरीके से कांग्रेस वाज ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स ट्राइंग टू पैसिफाई द जमींदार collaborators at this time period, because the kind of discussion which was happening even in the assembly debate at this time period, and there was a intense pressure from the zamindar group itself on the Congress, because Congress was getting a lot of fund at this time, and also Congress was getting support from the zamindar. So in Rajendra Prasad letters you will find a number of references that they are having a number of meetings with Maharaja Dhiraj of Darbhanga at this point of time, and even they are having a meeting on trying to define that we are also somewhere a very important category, and we are not supposed to just give the land immediately to the peasant. So this duality of the Congress is starts coming up by this time period. और बकाश आंदोलन वो कांग्रेस का एक नया चेहरा ऑलमोस्ट हम जो स्वामी विद्यानंद के टाइम पे देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया, हम बकाश आंदोलन के बाद देखते हैं कि कांग्रेस सडनली
अपना पोजीशन बदलता हुआ दिखाई देगा, बट वो अमेंडमेंट जरूर लेके आएंगे बिकॉज नाउ दे हैड अ प्रॉमिस टू मेक, बिकॉज they had come in power and they had won election on the basis of the mobilization done by Kisan Sabha. So there is, very interesting again leaflet which I have collected कि किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शन के टाइम पे एक पूरा मोबिलाइजेशन चल रहा था, और उस टाइम पे किस तरीके से किसान सभा लीडर्स कांग्रेस को एक नया चेहरा के रूप में बता रहे हैं और कैसे वो सपोर्ट गैदर कर रहे हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लीफलेट मुझे मिला है जिसमें जिक्र किया जा रहा है अलग अलग तरीके से कि हम कैसे किस कैंडिडेट को प्रेफर करना है, किस कैंडिडेट को प्रेफर नहीं करना है। तो इन सब के प्रेशर के वजह से कांग्रेस आगे चलकर अमेंडमेंट तो जरूर करेगी, बट वो अमेंडमेंट अपने आप में बहुत लिमिटेड होगा, बिकॉज अमेंडमेंट जो आएगा वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बकाश्त आंदोलन को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हम फिर से देखते हैं 1946 के बाद से दोबारा बकाश्त आंदोलन फिर से एक नया आंदोलन के रूप में उभर के सामने आएगा, क्योंकि 1940 के बाद आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हो जाता है तो एक कंप्लीटली नया मुद्दा इमर्ज होने लगता है। और अब ज्यादातर बकाश्त आंदोलन या कोई भी अग्रेरियन मूवमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इस पे ज्यादा बातचीत नहीं होती है, चाहे किसी भी लीडर्स को लेकर के। किसान सभा खुद अपने आप में टूटना शुरू हो जाता है, अलग अलग पॉलिटिकल डिविजन में होना शुरू हो जाता है, और फिर से 1946 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने की बात होती है और एक नया मतलब अब ये क्लियर होने लगता है कि अब आजादी बहुत पास में है, तब हम दोबारा से देखते हैं कि बकाश्त आंदोलन का फिर से बात शुरू होगा। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि ड्यूअल कैरेक्टर कांग्रेस का बहुत अच्छे से इमर्ज हो रहा है इस बकाश्त आंदोलन की वजह से। धन्यवाद दिशा, बहुत अच्छा आपने थैंक यू वेरी मच मैम। किया और आपने सवालों का जवाब भी बढ़िया से दिया। हर एक रिसर्च में स्कोप तो बचा ही रहता है और वो रहना भी चाहिए, इसी से धीरे धीरे रिसर्च डेवलप करता है। आप इसके ऊपर और खोजबीन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद। आप सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आज आप बड़ी संख्या में आए, सुना आपने और बहस, बहुत लाइवली बहस हुई। सब पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you everyone for asking good questions to me.